फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है करण ने, जो कि इंडिया के एक गांव राजनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात गुजर जाते हैं जिनको हम कभी सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाते। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। वो मंज़र आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं चाहकर भी उस भयानक हादसे को भुला नहीं पाता। आप सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में छलावे की कहानियाँ और किस्से तो बहुत सुने होंगे, और शायद आपको ये सब सुनकर काफ़ी मज़ा भी आता होगा। कईयों को तो ये सब कहीं सुनी बातें ही लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए, छलावा हकीकत में होता है। और जिस किसी का भी सामना अपनी ज़िंदगी में छलावे से होता है तो उसे बताने के लिए ज़िंदा नहीं बचता, और जो बच जाता है वो सारी ज़िंदगी उस डरावने हादसे को भूल नहीं पाता। मेरा नाम करण है। मेरी उम्र 40 बरस की है, और ये वाक़या आज से तकरीबन 20 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। याद है मुझे, वो दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड थी। रात का वक़्त था। मैं अपने दोस्त अभिषेक को लेकर अपने मामा जी के घर गया हुआ था। मामा जी गांव में रहते थे। मुश्किल से उस गांव में तकरीबन 100 के करीब मकान होंगे। मेरे दोस्त अभिषेक को गांव देखने का बड़ा शौक था, इसलिए वो मेरे साथ गांव आया था। मामी मुझे और मेरे दोस्त को देखकर बहुत खुश हो गई थी। हमें वहां पर रहते हुए तकरीबन 5 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, और एक दिन अचानक मामा जी किसी पत्थर से टकरा गए। उनके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई थी। चोट लगने की वजह से मामा जी और मामी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद चोट लगने की वजह से वो परेशान हैं, लेकिन फिर मुझे उनकी परेशानी की कोई दूसरी वजह लगी। मैंने जब उनसे परेशानी की वजह पूछी तो मामी ने बताया कि पैर पे चोट लगने की वजह से अब कुछ दिन तक मामा खेतों की रखवाली नहीं कर पाएंगे। मामा जी का गाँव जंगल के आसपास ही बसा हुआ था, जहाँ पर जंगली जानवर अक्सर रात में खेतों में घुसकर फसल खराब कर दिया करते थे। मैंने मामा जी की तरफ देखा और कहा, मामा जी आप घबरा क्यों रहे हैं? जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता, खेतों की रखवाली मैं और मेरा दोस्त अभिषेक हम दोनों करेंगे, और कुछ दिन तक हम दोनों यहीं रहेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरी ये बात सुनकर मामा और मामी के फेस पर परेशानी झलक गई। मैंने कहा, क्या हुआ मामा जी? आपको लगता है कि हम शहर में रहते हैं तो क्या हम खेतों की रखवाली नहीं कर पाएंगे? यही सोच रहे हैं आप लोग? मेरी बात सुन के मेरा दोस्त अभिषेक हंसता हुआ बोला, अरे मामा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। खेतों की रखवाली में आखिर करना क्या होता है? हम दोनों अपने साथ एक एक मोटा मोटा डंडा ले लेंगे, और जो भी जंगली जानवर आएगा उसे धूल जटा देंगे। अभिषेक सही कह रहा है मामा जी, हम रात भर सोएंगे भी नहीं और सुबह आकर नींद भी पूरी कर लेंगे। हम दोनों की बात सुनकर मामा जी ने बहुत गंभीर लहजे में कहा, बेटा दरअसल बात वो नहीं है। आजकल सर्दियां हैं और अक्सर इस मौसम में रात में गांव में छलावे घूमते हैं। तुम शहर वाले इन छलावों से वाकिफ नहीं हो। छलावे का नाम सुन के मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमने ये नाम अपने जीवन में पहली बार सुना था, क्योंकि हम शहर के रहने वाले थे। जब हमने मामा जी से छलावा के बारे में कुछ और जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि छलावा किसी का भी रूप ले सकता है, अगर सच में वो एक भूत होता है। अगर कोई इंसान उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाए तो वो कभी ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं आता। वो इंसान को मारने के लिए तरह तरह के रूप भी बदल सकता है। मामा जी की बात सुन के हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैंने हंसते हुए मामा जी की ओर देखकर कहा, मामा जी बस कीजिए, आप तो लगता है कोई फिल्मी स्टोरी सुना रहे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और अपने पैर को आराम दीजिए और रेस्ट कीजिए। हम आपके खेतों की रखवाली करेंगे, और ये छलावे की टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है? मगर मामा जी हमें रात में खेतों में भेजने के लिए राज़ी नहीं हुए, लेकिन मैं खेतों में जाने के लिए मामा जी से ज़िद करने लगा। काफ़ी देर बाद उन्होंने हार मान ली। तमाम नसीहतें करके मामा जी ने हमें दोनों को खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया। रात का सन्नाटा फैल चुका था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। कड़कड़ाती हुई सर्दी की रात में हम दोनों दोस्त खेत में कंबल ओढ़कर
लकड़ियां जलाकर बैठ गए। दूर से आती हुई गीदड़ों की आवाज़ें खेतों में गूंज रही थी। हम दोनों दोस्त काफ़ी देर तक बातें करते रहे ताकि हम दोनों के ऊपर नींद ना हावी हो पाए। मगर वो कहते हैं ना कि नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। बातें करते हुए हम दोनों की आंख लग ही गई थी कि अचानक मुझे पकड़ के किसी ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मैं चौंक कर उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, मगर मैंने देखा कि अभिषेक तो बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने अभिषेक को जल्दी से उठाया। अभिषेक उठकर मेरी ओर देखा और बोला, अरे यार क्या हुआ, अभी अभी तो नींद का झोंका आया था, क्यों उठा दिया यार। मैंने अभिषेक से कहा कि मुझे सोते हुए किसी ने पूरी तरह से झंझोड़ दिया यार, और मुझे लगा कि तू है, लेकिन मैंने देखा कि तू तो सो रहा था। अभिषेक बोला, यार पागल हो गया क्या, मैं तुझे क्यों झंझोड़ूंगा, मुझे तो खुद नींद आ रही है यार। मगर आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि किसी ने मेरा पूरा जिस्म पकड़कर अच्छी तरह झंझोड़ दिया था। सच तो यह है कि मैं अंदर ही अंदर से पूरी तरह घबरा चुका था। मैं इसी सोच में गुम था कि तभी दूर से मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया। रात के अंधेरे में कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, इस वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कुछ ही दूर में वो शख्स हमारे सामने आके खड़ा हो गया। हम दोनों उस आदमी को देखे बुरी तरह से चौंक गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे मामा जी थे। अभिषेक और मैं हक्का बक्का होकर मामा जी की तरफ देखने लग गए। मैंने मामा जी की तरफ देखकर कहा, मामा जी आपको तो चोट आई थी ना, लेकिन आपके चलने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि आपको चोट है ही नहीं, क्या आप ठीक हो गए। मैंने देखा कि मामा जी ने हम दोनों की तरफ देखा और सपाट लहजे में कहा, हाँ चोट तो सही हो गई है मेरी, लेकिन तुम्हारी मामी की रात में अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं उन्हें दूसरे गांव के एक डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई तो मैंने सोचा कि तुम दोनों को भी अपने साथ ले चलूं। मामा जी की ये बात सुन के हम दोनों पूरी तरह से घबरा गए। मैंने फौरन मामा जी से कहा, तो जल्दी चलिए ना मामा जी, कहाँ है मामी। मामा जी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर दाएं और जो रास्ता जाता है ना वहीं पर। मामा जी की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि हमारे दाईं ओर पगडंडी से जाता हुआ एक कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जाता था, जहां पर एक तालाब भी पड़ता था। मैंने मामा जी से हैरान होते हुए पूछा, लेकिन मामा जी वहां से तो कोई रास्ता नहीं जाता। मामा जी ने कहा, एक रास्ता है जो सिर्फ मुझे मालूम है, क्योंकि बेटा मैंने बचपन इसी गांव में बिताया है। वो रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है, अब तुम लोग ज़्यादा बातें मत करो और जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मामी की फिक्र हो रही है। इतना कहकर मामा धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ गए। मगर कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैंने देखा कि मामा जी ने रास्ते में हम दोनों से कोई बात नहीं की थी, जबकि मामा जी बहुत ही बातूनी किस्म के इंसान थे। मैंने धीरे से अपने दोस्त अभिषेक से कहा, अभिषेक मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अभिषेक बोला, पागल हो गया तू, एक तो तेरी मामी की तबीयत खराब है, ऊपर से तू पता नहीं क्या बकी जा रहा है, चुपचाप चल। सुन अभिषेक, कहीं ऐसा तो नहीं मामा जिस छलावे की बात कर रहे थे वो बात सच हो। अभिषेक बोला, ओ तेरे कहने का मतलब है कि ये मामा नहीं, ये कोई छलावा है। अब मुंह बंद कर और चुपचाप चलता रह। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मगर कुछ दूर चलने के बाद मामा जी तालाब के पास जाके खड़े हो गए। चारों ओर घना जंगल था और सामने एक बड़ा सा तालाब, जो रात के अंधेरे और कोहरे के साए में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। मामा जी हम दोनों को बहुत गौर से देखने लगे। उनके देखने का अंदाज बहुत ही भयानक था। उनके देखने का अंदाज मेरे मामा जैसा तो बिल्कुल नहीं था। मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं कुछ दूरी पे खड़ा हुआ था, लेकिन अभिषेक मामा जी के बिल्कुल करीब था। उसने हकलाते हुए मामा जी से पूछा, मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा मामा जी, कहाँ है मामी जी। अभिषेक का इतना कहना था कि मामा जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, इस तालाब के अंदर। अचानक मैंने देखा कि मामा जी का चेहरा एक भयानक चेहरे में बदल गया।
देखते ही देखते मामा जी ने मेरे दोस्त अभिषेक की गर्दन को पूरी तरह से पकड़ लिया। अभिषेक को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। मैंने देखा कि उस भयानक चेहरे की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थी। कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने अभिषेक ने दम तोड़ दिया और उस बला ने, शायद उस छलावे ने, अभिषेक को तालाब में उल्टा गाड़ दिया और वो बड़ी ही फुर्ती से मेरी ओर बढ़ा। मैं चीखते चिल्लाते गांव की ओर भागा। शायद मेरी भागने की रफ्तार उससे ज़्यादा थी। भागते भागते मैं गांव में दाखिल हो चुका था। मैंने देखा जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ वो गायब हो चुका था। कड़कड़ाती हुई सर्दी में मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। मेरे चीखने और चिल्लाने से सारा गांव जमा हो गया था। मैंने उन्हें डरते हुए बताया कि मेरे साथ क्या वाक़या हुआ। अगले दिन मेरे दोस्त अभिषेक की लाश तालाब में उल्टी गड़ी हुई मिली। आज भी वो मंजर जब मुझे याद आता है तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ अफसोस भी रहता है कि काश अगर मैंने मामा जी की बात पे यकीन किया होता तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।